हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे जीएस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, एकदम आसान भाषा में हम जीएस का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। हमने अभी केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, हमने ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट, देन वाटर, देन अभी मेटल नॉन मेटल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। मेटल नॉन मेटल चैप्टर बड़ा है लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम इसको करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे हम 25 या 30 मिनट्स के लगभग एक वीडियो हमारा रहता है, लेकिन हम ऐसा बनाते हैं ना कि 25 जो दूसरे टीचर को 1-1 घंटा लगता है पढ़ाने में, वो चीज़ हम 25 से 30 मिनट में यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आपका बहुत टाइम बचता है और हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो सारे नोट्स हैं ना, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्रीली मिलने वाले, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये मेरा नंबर है 8668391131, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपका नाम, आपका स्टेट का नाम व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फ्रीली ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी कंटेंट अपना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है आयरन की 4 अवस्था होती है, ठीक है। कल से हम आयरन पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, आयरन के बारे में थोड़ा पता किया था हमने, ठीक है। हमने और देख लेते हैं आयरन के, है ना, 5 और होते हैं आयरन के, ये ठीक है, ये हमने पता किए थे। इसमें से ये सारी चीज़ें आपको जो याद रखनी है ना, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, हेमेटाइट का Fe2O3 वगैरह होता है। देन आयरन पायरेट FeS2, ये मूर्खों का फुल गोल्ड होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। अभी हम देखने वाले, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैग्नेटाइट जो होता है, ये कल के लेक्चर में हुआ एक्चुअली, उसमें से ऑलमोस्ट 72% आयरन हमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आयरन हमें मैग्नेटाइट और से मिलता है। चलो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आयरन की 4 अवस्था में आयरन पाया जाता है, ठीक है। 4 स्टेट्स में आयरन पाया जाता है। वो स्टेट किस पे डिपेंड करती है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले। एट दिस मोमेंट यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, जैसे Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी Fe के ऊपर +2 है, यानी वो यदि +2 वैलेंसी दिखा रहा है, आपको बस याद रखना है भैया Fe+2 है ना, तो आपको फेरस ये नाम याद रखना है, ठीक है। Fe+2 है तो आपको नाम रखना है याद, फेरस नाम रखना है। देन Fe+3 है तो आपको नाम रखना है फेरिक। जब Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, Fe+3 जब वैलेंस से दिखा रहा होता है, तब वो फेरिक नाम से जाना जाता है। और जैसे ही आयरन यानी Fe, ठीक है, ये तो पता है ना आपको कि आयरन को हम Fe से लिखते हैं। आयरन यदि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, यदि वो 4 वैलेंस से दिखा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पर फेराइट कहते हैं। Fe+4 को किया पर फेराइट। ये चीज़ें आपको बस याद रखनी है, मैं जितना बोल रहा हूँ उसको बस याद रखो, ठीक है। देन ये Fe यदि +6 स्टेट में है, Fe+6 स्टेट में है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेरिट बोलते हैं। ये 4 चीज़ें बस आपको याद रखना है कि आयरन 4 स्टेट में होता है, 4 अवस्था में होता है, ठीक है। इसको और अच्छे से हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अब बस याद रखो, ठीक है। Fe+2 स्टेट में तो फेरस, Fe+3 स्टेट में तो फेरिक, देन Fe+4 स्टेट में है तो परफेराइट या परफेरिट कहते हैं इसको, और यदि +6 स्टेट में है तो ये फेरिट। और ये कंटेंट जो है बेस्ट कंटेंट है। मैंने खुद 4 बार SSC निकाला है, 2 बार SSC CGL, 2 बार SSC CHSL, SSC CHSL 17 जो कि सबसे टफ SSC माना जाता है, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है। तो मैं गारंटी देता हूँ मेरा कंटेंट बेस्ट रहेगा। और जो बच्चा हम कंटेंट कर रहे हैं रेगुलरली, उनको पता है उनका मॉक में बहुत स्कोर बढ़ रहा है GS सेक्शन में, तो ये होगा 100% होगा, तुम उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि हमारे ब्लड में आयरन होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, है ना, 100% पता होगी। नहीं पता होगी तो अब पता चल गई। तो हमारे ब्लड में जो आयरन होता है, यानी आयरन यानी Fe, वो कौन से स्टेट में होता है पता है, वो Fe के +2 वाला स्टेट जो होता है ना, उसमें होता है, यानी वो फेरस के फॉर्म में होता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भैया ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में, यदि ऑफकोर्स उसमें आयरन होता है, वो कौन से स्टेट में होता है, तो वो फेरस के स्टेट में होता है, वो Fe+2 के स्टेट में होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम आयरन के टाइप्स देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। टाइप्स देखेंगे आयरन के, 3 टाइप होते हैं आयरन के, 3 टाइप। आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है, मैं आपको दे दूंगा, बस आप रिलैक्स होकर पढ़ो, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है और आपका GS में 100% स्कोर बनने वाला, टेंशन मत लो। टाइप्स क्या है आयरन के, देखो 3 टाइप का आयरन होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है पिग आयरन। क्या, पिग आयरन को ही क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा, ठीक है।
पिग आयरन, फर्स्ट टाइप क्या है पिग आयरन। सेकेंड टाइप है तुम्हारा कास्ट आयरन, ठीक है, एक बार मैं टाइप्स बता देता हूँ। सेकेंड टाइप है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वर्ड, ठीक है। देन जो रोट आयरन होता है उसको हिंदी में पिटवा लोहा कहते हैं। तो ऐसे 3 टाइप्स के आयरन हो गए, कौन से, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रोट आयरन, ठीक है। हिंदी में कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, ऐसे ये 3 टाइप्स के आपके आयरन होते हैं, ठीक है। अभी किस में डिपेंड करते हैं ये टाइप्स के आयरन, ये डिपेंड करते हैं कि उस आयरन में कितना कार्बन है, ठीक है, उस आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा भी आयरन कौन से टाइप में चला जाएगा। यदि देखो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, यानी उसमें यदि 4% तक यदि कार्बन है तो वो कौन सा हो जाता है, पिग आयरन हो जाता है, पिग आयरन। और आपको हमेशा याद रखना है कि आयरन में जितना ज़्यादा कार्बन हो जाता है, जितना ज़्यादा परसेंटेज जितना कार्बन रहेगा उतना वो इम्प्योर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भैया आयरन है ना, उसमें और दूसरी चीज़ यदि ज़्यादा है तो वो तो इम्प्योर बननी है। प्योर कौन होता है, उसमें बस वही चीज़ रहे, है ना, उसमें बस वही चीज रहे, यानी आयरन में बस पूरा का पूरा आयरन रहे, वो कैसा रहेगा, प्योर आयरन रहेगा। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा कार्बन आने लगेगा, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होने लगेगा, वो तो इम्प्योर हो जाएगा। तो वैसे ही पिग आयरन में 4% तक का कार्बन रहता है, इसलिए वो कैसे होता है, बहुत ज्यादा इम्प्योर आयरन। यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा इम्प्योर कौन सा आयरन होता है, तो आपका आंसर रहेगा पिग आयरन, पिग आयरन, है ना, पिग आयरन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कच्चा लोहा, कच्चा है ना भैया वो, तो वो सबसे इम्प्योर है। पिग है ना वो, तो वो सबसे इम्प्योर है, उसमें 4% तक का कार्बन रहता है। देन नेक्स्ट आयरन है कास्ट आयरन। क्या, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन को ही ढलवा लोहा कहते हैं और उसमें 2 से लेकर 2.5% कार्बन रहता है। कास्ट आयरन में 2 से लेकर 2.5% कार्बन रहता है। जैसे कि पिग आयरन में 4% कार्बन था, वैसे ही कास्ट आयरन में 2 से लेकर 2.5% कार्बन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं की जाती। आपने देखा होगा जब भी कोई आयरन का कोई मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको टूट जाता है, तो उसको वेल्डिंग से जोड़ा जाता है ना, आपने वेल्डिंग देखी हुई कभी ना कभी करते हुए। बट जो कास्ट आयरन होता है ना, ये आयरन का एक टाइप है कास्ट आयरन, जिसमें 2 to 2.5% कार्बन होता है, उसकी वेल्डिंग नहीं की जाती, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भैया कौन से आयरन की वेल्डिंग नहीं की जाती, तो आपका आंसर रहेगा कास्ट आयरन, यानी ढलवा लोहा। ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जाती। अब थर्ड टाइप है आपका रोट आयरन। ये क्या है, WROUGST, ठीक है, रोट आयरन। रोट आयरन यानी पिटवा लोहा, ये सबसे प्योर है, क्योंकि क्या है, इसमें 0.12 से लेके 0.25% कार्बन, देखो कितना कम परसेंट कार्बन है, ठीक है। जो तुम्हारा पिग आयरन था उसमें 4% था, जो तुम्हारा कास्ट आयरन था उसमें 2% से लेके 2.5%, ठीक है, इतना कार्बन था। और जो तुम्हारा रोट आयरन है उसमें देखो कितना कम है, 0.12 से लेके 0.25% कार्बन, इतना कम कार्बन है, यानी वो प्योर है। यानी इसीलिए सबसे प्योर कौन सा होता है, रोट आयरन होता है। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भैया सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है आयरन का, तो आपका आंसर रहेगा रोट आयरन। सबसे इम्प्योर फॉर्म कौन सा है आयरन का, आपका आंसर रहेगा पिग आयरन। मुझे लगता है आपके पूरे दिमाग में ये सारी चीज चली गई होगी, है ना अभी, ठीक है। यही मैंने लिखा है कि कार्बन पे परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आयरन प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। अब कंपाउंड्स हम कुछ देख लेते हैं फटाफट आयरन की, ठीक है। जैसे फेरिक क्लोराइड, FeCl3 को ही फेरिक क्लोराइड कहा जाता है, ये एक आयरन का कंपाउंड है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। और ये ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड को रुधिर कहते हैं, रुधिर की शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, FeSO4.7H2O, ये क्या है, ये ग्रीन विट्रॉयल है। क्या है, ग्रीन विट्रॉयल है। ग्रीन विट्रॉयल यानी ग्रीन यानी हरा, हरा, और इसको धोता कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इनको आपको याद रखना, ये हरा धोता होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आप ले लो, ये SSC के सारे CGL, CHSL, CPO, MTS, देन आप NDA, CDS, ऐसे बहुत सारे जितने भी ये दिल्ली पुलिस वगैरह सारे एग्जाम में, और अपना कंटेंट भी उसी हिसाब से, ठीक है। उन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वो डायरेक्ट पूछता है कि भैया ग्रीन विट्रॉयल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा FeSO4.7H2, यानी फेरस सल्फेट को ही ग्रीन विट्रॉयल कहा जाता है। देखो एक ब्लू विट्रॉयल होता है, एक ग्रीन विट्रॉयल होता है, ठीक है, और एक ऑयल ऑफ विट्रॉयल होता है, ठीक है। मैंने ऑयल ऑफ विट्रॉयल ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है, तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑयल ऑफ विट्रॉयल का है। और प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको कंटेंट कितना प्यारा लग रहा है ना, जरूर बता देना, इससे बहुत अच्छा हेल्प होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। प्लीज़ यार वीडियो डाउनलोड मत करो, वीडियो यूट्यूब पे देखो, उससे क्या होता है, वॉच टाइम बढ़ता है, तो वो ज़्यादा मतलब वीडियो अच्छे से चलती है। आप डाउनलोड करके देखते हो तो फिर
प्रॉब्लम होती है। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दो, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका फेरस सल्फेट, ठीक है, तो ये जो होता है ना उसको ग्रीन विट्रॉयल कहा जाता है, ठीक है। यानी आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया जो हरा होता है वो क्या होता है, तो वो होता है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो खून की मात्रा को इंक्रीज करने वाली दवाई में इसको उपयोग किया जाता है, ग्रीन विट्रॉयल का। आपसे सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है कि ग्रीन विट्रॉयल यानी FeSO4.7H2O, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन अब हम क्या देखेंगे, रस्टिंग, जो रस्टिंग होती है ना वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। देखो जैसे आपको पता है ना आयरन का रस्टिंग होता है, आयरन को जंग लगता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, है ना। देखो जैसे आयरन है, आयरन को यदि ह्यूमिड एयर मिल जाए, ह्यूमिड एयर यानी क्या होता है, एयर यानी उसमें ऑक्सीजन रहेगा, ह्यूमिड यानी उसमें कुछ वाटर होता है ह्यूमिड एयर में, ठीक है। तो यानी उसको वाटर भी मिला और उसको ऑक्सीजन भी मिला, या उसमें ओनली यदि हम आयरन के आजू बाजू में नॉर्मल वाटर डाल दें, ठीक है, तो वाटर तो है, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन ऑफकोर्स रहेगा ही, क्योंकि वाटर में भी सोल्यूबल होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाहर रहता भी है ना, तब भी क्या होता है आपका आयरन जंग कर देता है। ये दोनों कंडीशन में से, एक तो ह्यूमिड एयर और ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे भी पानी और उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे भी उसको पानी और ऑक्सीजन मिल रहा है, नॉर्मल वाटर में भी डाल दे। देखो मैंने नॉर्मल वाटर बोला है, मैंने डिस्टिल्ड वाटर नहीं बोला है, उसका रीज़न है, रीज़न हम आगे बताएंगे। यदि नॉर्मल वाटर यानी घर के अंदर जो अपना पानी होता है, जो हम पीने के लिए, वॉश करने के लिए, कपड़े वगैरह ये जो यूज़ करते हैं उसको नॉर्मल वाटर कहते हैं। यदि वो आयरन के साथ उसका यदि वो कांटेक्ट में आ जाए तो आपका आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, यानी आयरन को जंग लगती है, ठीक है। और ये जंग लग के आपका आयरन कौन से फॉर्म में चला जाता है, ये फॉर्म में, क्या है ये Fe2O3.XH2। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Fe2O3 बनाएगा, सिंपल सी बात है, और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ, X यानी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बनता है ये, और ये जो चीज़ है ना इसी को रस्ट कहा जाता है, इसी को जंग कहा जाता है। तो क्या है भैया, जब ये आपका आयरन, जब आपका आयरन का रस्टिंग होता है तो कौन से फॉर्म में चला जाता है, Fe2O3.XH2, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा आपके घर के अंदर भी आयरन के बहुत चीज़ों को रस्ट लगती है, तो जो रस्ट वाला पार्ट है ना वो इस फॉर्म में होता है, Fe2O3.XH2O, ठीक है। और ये ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर Fe को ह्यूमिड एयर या नॉर्मल वाटर प्रोवाइड कर दे तो Fe पर रस्टिंग यानी जंग लग जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और ये जो Fe2O3.XH2O जो होता है, ये रस्ट वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। Fe2O3.XH2O को क्या बोलते हैं, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। Fe2O3.XH2O को क्या बोलते हैं, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आज हम आयरन पूरा का पूरा अच्छे से करने वाले, ठीक है। रस्टिंग के वक्त क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है भाई रस्टिंग के वक्त, क्यों इतना, मतलब रस्टिंग का क्या क्या होता है एक्चुअली, तो वेट बढ़ जाता है। अरे सिंपल सी बात है, पहले तो ओनली आयरन था, अभी तो ये भी हो गया ना Fe2O3, यानी उसके साथ ऑक्सीजन भी आ गया, कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी आ गया, तो ये तो वेट तो बढ़ेगा। तो इसलिए रस्टिंग होने के बाद क्या होता है, जो आपका आयरन होता है ना उसका वेट बढ़ता है, ठीक है। इसका वेट, मान लो ये आयरन है ना, इसका रस्टिंग हो जाए, बस इसमें कुछ लेयर आ जा रहा है ना, इसमें वेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, तो वेट बढ़ जाता है। देन प्यूरिटी में कमी आ जाती है। अरे भैया वो अभी आयरन रहा नहीं ना, आपने देखा होगा जब रस्टिंग होता है तो उसका प्यूरिटी कम हो जाता है, ये तो पता है आपको, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो प्यूरिटी में कमी हो जाती है रस्टिंग होने के बाद, और ये वीक हो जाता है। ऑफकोर्स आपने देखा होगा आपके घर में कहीं ना कहीं आयरन का रस्टिंग हुआ होगा, जंग लगा होगा आयरन को, तो ऑफकोर्स उसका वो वीक हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वो प्यूरिटी भी उसका कम हो जाता है, और ऑफकोर्स उसका कलर चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने खुद ऑब्जर्व की होंगी अपने लाइफ में, जब भी आपने आयरन को देखा होगा, ठीक है, उसको, तो उसका वेट बढ़ जाता है। ये तो चीज़ आपको इजीली याद रख सकते हैं कि Fe का Fe2O3.XH2O बन गया तो ऑफकोर्स उसका क्या होगा, उसका वेट बढ़ेगा, देन उसका प्यूरिटी भी कम हो जाएगा, ये तो आपने खुद देखा हुआ है। आप वो वीक हो जाता है, ये भी चीज़ आपने खुद देखी हुई है, और उसका कलर चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने खुद अपने नज़रों से देखी हुई है। या अब जंग कब नहीं लगेगा, जब एयर ड्राई रहेगी। ड्राई एयर यानी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, पूरे के पूरे तरह से ड्राई एयर होती है ना, तब Fe क्या होता है, आपका आयरन होता है ना, वो क्या होता है, वो उसको जंग नहीं लगती, उसका रस्टिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया रस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी तो होने चाहिए। ये देखो ना XH2, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है भैया, ड्राई एयर में ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिल रहे, इसलिए तुम्हारा आयरन रस्ट नहीं करेगा। सेकेंड बात, डिस्टिल वाटर या न्यूट्रल, डिस्टिल वाटर को ही न्यूट्रल वाटर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में कि डिस्टिल वाटर का pH 7 होता है, ठीक है। यदि वो वाटर में यदि हम आयरन को डाल देना
तब भी आयरन रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं रस्ट करता भैया? डिस्टिल वाटर का pH 7 है, यानी उसमें आयंस नहीं है। जिस बच्चों ने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। डिस्टिल वाटर का pH 7 होने की वजह से अरे भैया उसमें आयंस नहीं है, आयंस नहीं है तो वो Fe के साथ रिएक्ट नहीं होगा, इसलिए Fe का रिएक्शन नहीं होगा और या फिर रिएक्ट नहीं करेगा, और सिंपल बात है Fe को जंग नहीं लगेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो आपको याद रखना है कि भैया जब ड्राई एयर रहेगी या डिस्टिल वाटर या न्यूट्रल वाटर, जिसका ऑफकोर्स डिस्टिल वाटर का pH 7 होता है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तब भी जंग नहीं लगता। आयरन बिल्कुल भी एकदम अपने स्टेट में रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो रस्टिंग के बचने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले एक तो नॉर्मल प्रोसेस हम करते हैं ना, अपने घर में देखा होगा आपने, हम पेंट कराते हैं। ठीक है, आयरन को पेंट कराते हैं। पेंट करने से क्या होता है, वो मतलब उसमें एक लेयर आ जाती है, तो जो आपका ऑक्सीजन है या ह्यूमिड एयर है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं होता, इसलिए आयरन बच जाता है। एक तो वो बात है हम नॉर्मल हम घर में देखते हैं, आपने भी कभी न कभी आपके घर में जो आयरन की होगी, जैसे हम यदि विंडो बनाते हैं आयरन के तो उसको भी कलर कर देते हैं क्योंकि वो रस्ट ना हो जाए। ये तो चीज़ हमने कभी न कभी की होगी, ये फर्स्ट होगी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो रस्टिंग के बचने के लिए, वो केमिकली हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। आपने कभी न कभी सुना होगा कि गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, यश दलेपन। यश दलेपन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है मेरे लिए। ठीक है, यश दलेपन ये करते हैं, गैल्वेनाइजेशन का ही हिंदी यश दलेपन। यदि कभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यश दलेपन आ जाए तो समझ लेना, अरे भैया ये गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो रस्टिंग के बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया, आयरन की चारों तरफ जिंक की लेयर लगा दो। जिंक है ना, ये मान लो ये आयरन से बना हुआ है, तो इसके चारों तरफ जिंक की लेयर लगा दो। तो ये जिंक की लेयर्स, ये नहीं क्या मतलब बाहर की जो ह्यूमिड एयर है या ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा आयरन के साथ और रस्टिंग नहीं होगी। तो जिंक की लेयर चढ़ाना आयरन के ऊपर, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इससे हम आयरन को बचाते हैं, आयरन का रस्टिंग होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। देन ये आयरन का डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस में भी डालने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, चलो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि भैया गैल्वेनाइजेशन वाला बात है कि आयरन की चारों तरफ आपका जिंक की लेयर होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ ली। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं जस्ट एक बार ये बता देता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं हुआ। ये ग्रीन न्यूट्रल का तो आपको याद रखना है, FeSO4.7H2, और ये ह्यूमिड एयर के साथ वगैरह और ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ये बनाता है, रस्टिंग होता है। ठीक है, ये रस्टिंग का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसको फेरोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और ये वेट बढ़ जाता है, प्योरिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ड्राई एयर डिस्टिल वाटर रहेगा तब जंग नहीं लगेगा, जंग बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं आयरन पे जिंक के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बस मैं एक बार इसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है कि जो स्टील होता है ना, स्टील आपको पता ही होगा, आपने कभी न कभी यूज़ किया होगा घर के अंदर। स्टील को ही हिंदी में इस्पात कहते हैं। ठीक है, ये स्टील यानी इस्पात बनाने में आयरन का काम आता है, ये आयरन से ही बना होता है। आपके घर में जो स्टील के जो बर्तन आपने देखे होंगे है ना, ये सारे स्टील के बर्तन, ये सब किससे बने होते हैं, आयरन यानी इस्पात आयरन से बना होता है। कैसे बनता है, यदि हमने आयरन में कुछ कार्बन डाल दिया ना तो वो स्टील बन जाता है। ठीक है, आयरन में कुछ कार्बन डालने के बाद वो स्टील बन जाता है। ठीक है, और ये स्टील का ये कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा डिपेंड करता है, 0.025 से लेके 1.5% तक कार्बन होगा, है ना। आयरन में डाल दिया जाए तब वो क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। ठीक है, तो देखो Fe के साथ यदि कार्बन 0.1%, ठीक है, 0.1% से भी कम हो तो वो कौन सा स्टील रहेगा, माइल्ड स्टील, छोटा नरम इस्पात उसे कहते हैं। यदि आयरन के साथ कार्बन 0.1%, कितना कम है ना, 0.1% से भी यदि कम हो तो वो माइल्ड स्टील यानी नरम इस्पात बन जाएगा। ठीक है, और यदि वो 5% से अधिक है, ठीक है, सॉरी ये 0.5% है। ठीक है, यानी 0.1% से नीचे, ठीक है, 0.1% से नीचे हो जाए तो वो भैया माइल्ड स्टील है। ठीक है, लेकिन वो 0.5% से अधिक, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन 1.5% से कम यानी 0.5% से लेके 1.5% के बीच में यदि रहेगा तो वो मीडियम स्टील का आ जाएगा। कौन सा, मीडियम स्टील। ठीक है, मीडियम स्टील कहा जाता है, और इसी मीडियम स्टील का यूज़ कहाँ पे होता है, रेल की पटरी बनाने में होता है। और यदि वो 1.5% से यदि ज़्यादा हो जाए, यदि हमारे आयरन में हमने 1.5% से भी ज़्यादा कार्बन यदि डाल दिया जाए तो वो हार्ड स्टील बनता है।
कौन सा? हार्ड स्टील। देखो 3 है स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील, हार्ड स्टील। माइल्ड स्टील में क्या होता है तुम्हारा 0.1% से भी कार्बन कम होता है। मीडियम स्टील में क्या होता है तुम्हारा 0.5% से थोड़ा अधिक होता है कार्बन। और ये 1.5% से भी यदि ज़्यादा हो जाए कार्बन तो तुम्हारा हार्ड स्टील बनता है। यानी जितना ज़्यादा परसेंटेज कार्बन उतना थोड़ा सा हार्ड स्टील बनता जा रहा है। ठीक है, माइल्ड स्टील से लेके हार्ड स्टील में ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज रहेगी। तो ये स्टील की बात हम कर रहे हैं, और स्टील में आयरन के साथ कार्बन होता है। ठीक है, आयरन का ऑफकोर्स परसेंटेज ज़्यादा होता है। और ये जो तुम्हारा मीडियम स्टील होता है उसका उपयोग रेल की पटरी बनाने में होता है ना। आपने कभी कभी रेल से प्रवास किया होगा, रेल से कभी कभी आप गए होंगे, तो रेल की पटरी बनाने में भी मीडियम स्टील का उपयोग होता है, यूज होता है। और जो आपका हार्ड स्टील होता है उसको मैग्नेट बनाने में हार्ड स्टील का यूज होता है। यह चीज़ें आपको याद रखनी कि हार्ड स्टील भैया मैग्नेट बनाने में, मीडियम स्टील आपका रेल की पटरी बनाने में यूज होता है। देन आपको ये याद रखना है कि भैया स्टील की कभी वेल्डिंग नहीं होती। ऑफ कोर्स आयरन की वेल्डिंग होती है, ये चीज़ आपको पता है, बट स्टील की कभी वेल्डिंग नहीं होती। और स्टील की अब देखो टाइप देखो आप, स्टील क्या होता है? फर्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक क्या है? एक टाइप का अलॉय है। अलॉय यानी क्या? 2-3 आप मेटल एक दूसरे के साथ उसको मिक्स करके उसका मतलब कंपाउंड, एक दूसरा कंपाउंड बना लेंगे, दूसरा टाइप बना देंगे, उसको अलॉय कहते हैं। मतलब अलॉय में 2-3 मेटल एक दूसरे के साथ एकदम मजबूती से एकदम मिक्स होते हैं। ठीक है, तो अलॉय क्या होता है? मतलब 2 मेटल या 2 से 3 मेटल आप एक दूसरे के साथ उसको रिएक्ट करके, मतलब एक दूसरे के साथ उसको डाल के आप अलॉय बना देते हैं। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील ये एक अलॉय है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आयरन भी है, इसमें क्रोमियम भी है और इसमें निकेल भी है ना। देखो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है तुम्हारा? आयरन है 70%, क्रोमियम 18% है, निकेल 12% है। वैसे ये परसेंटेज तो पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है तुम्हारा? आयरन है, क्रोमियम है और निकेल है। और ये जो तुम्हारा क्रोमियम होता है ना, वो जंग लगाने से बचाता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील को कभी जंग नहीं लगती। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? जंगरोधी इस्पात। इसको कभी जंग नहीं लगती स्टेनलेस स्टील को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्रोमियम की वजह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऑफकोर्स स्टेनलेस स्टील का उपयोग क्या? ब्लेड बनाने में, है ना। आपने कभी जब यदि आप लड़के हो गए ऑफकोर्स, तो आपने यदि शेविंग करने के लिए ब्लेड का उपयोग किया होगा, तो बस आपको स्टेनलेस स्टील का उसमें ब्लेड होता है, ब्लेड वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, उसमें क्रोमियम होता है। ठीक है, देन आपने यूटेंसिल्स, घर के अंदर भी हम स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, उसमें भी स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें भी आयरन, क्रोमियम और निकेल से ये बने होते हैं। निकेल के क्रोमियम की वजह से उसको जंग नहीं लगती और आपको रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई स्टेनलेस स्टील के बारे में। ठीक है, देन आपका दूसरा है निकेल स्टील। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको देख लो एक बार। उसमें क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और ये कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें निकेल बढ़ गया इसलिए इसको निकेल स्टील कहा जाता है। देन ये अल्निको इल्निको, ये आपको याद रखना है, इसको अल्निको भी कहते हैं या इसको इल्निको भी कहते हैं। ये भी एक अलॉय है। अलॉय क्यों है भाई? देखो ना, इसमें इतने मेटल्स है, अलग अलग मेटल्स है, इसलिए ये अलॉय बन गया है। क्या क्या? इसमें एल्यूमिनियम है, इसलिए तो इसको एल बोला है ना, एल यानी एल्यूमिनियम। निकेल है यानी Na निकेल, और इसमें कोबाल्ट भी होता है यानी को, तो अल्निको, और इसमें आयरन भी होता है। ठीक है, तो ये अल्निको होता है। ठीक है, और जिसको इल्निको भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, अल्निको या इल्निको, ये एक अलॉय है। ये देखो इसके नाम से ही पता चल रही है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, और उसमें थोड़ा सा आयरन भी डाल के ये अल्निको बन जाता है। ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबन में ये सारे अलॉय होते हैं। ठीक है, ये अल्निको, इल्निको, ये सारे ये होता है परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखो अभी आज हमने क्या क्या अभी क्या पढ़ा था कि स्टील में क्या होता है? कार्बन भी होता है, ये आपको पता चला है ना। आयरन में थोड़ा सा कार्बन डाल दिया, स्टील बन जाता है। तो उसके टाइप से माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील, हार्ड स्टील ये बताया। मीडियम स्टील आपने रेल की पटरी में, है ना। माइल्ड स्टील में 0.1% से भी कार्बन कम है, मीडियम स्टील में 0.5% से अधिक है, और 1.5% से भी ज़्यादा होता है हार्ड स्टील के अंदर। ठीक है, देन हमने स्टील का वेल्डिंग नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जानी। देन स्टेनलेस स्टील हमने देखा है ना, ये भी अलॉय है क्योंकि इसमें आयरन, क्रोमियम, निकेल होता है। ठीक है, क्रोमियम की वजह से जंग नहीं लगती स्टेनलेस स्टील को, ये ब्लेड यूटेंसिल्स और इसमें रस्टिंग नहीं होती, ये चीज़ हमने देख ली। देन निकेल स्टील हमने थोड़ा सा देख लिया, देखो इसमें निकेल ऐड कर दिया तो ये निकेल स्टील बन गया। देन अल्निको इल्निको हमने देख लिया कि इसमें क्या है, एल्यूमिनियम है, निकेल है, कोबाल्ट है ना, और आयरन भी है। ये परमानेंट मैग्नेट बनाने में अल्निको काम आता है। ठीक है, तो कल हम देखेंगे लेड, है ना। हम सारे मेटल अभी देख रहे हैं, मेटल नॉन मेटल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी सारे मेटल हम एक के बाद एक देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बस आपको एक एक वीडियो देखना है। और जो आपको ये यदि क्या बोलते हैं उसको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही आपके पास, कमेंट सेक्शन में वहाँ से कर लेना और पढ़ना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप
आपको टेस्ट वगैरह देने के लिए हमने एक ऐप बनाया है। वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा। यदि वो ऐप भी आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको वो ऐप का भी लिंक प्रोवाइड करके दूंगा, ठीक है। तो ये है, देखो अभी लीड जो है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लीड से। यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपने कभी न कभी देखे होंगे। देन हम अर्जेंट मैंने हम सिल्वर पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम ये गोल्ड का बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। तो कल का लेक्चर आपको जरूर देखना है। हर रोज हम ट्राई करते हैं कि शाम को 5 बजे डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे वीडियो आ जाए केमिस्ट्री। अभी हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमें हिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।